प्लीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरीलाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरीलाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना और मोटिवेट करना मत भूलिएगा। एक कॉन्सर्ट होने वाली है मॉडर्न वांगसेंस की, और एज गैप होने वाली है जिसमें हमारा वांग जी एक प्रोफेसर होने वाला है, और वो सच में बहुत ही हैंडसम प्रोफेसर होने वाला है। जो कि हमारा लान वांगजी 35+ हो चुका है और उसने अभी तक शादी नहीं की हुई थी। तो चलिए हम लैन मेंशन चलते हैं, जहाँ पे वांगजी डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और सामने अंकल चम्मच पटकते हुए कहते हैं, वांगजी आखिर तुम कब शादी करने वाले हो? हाँ, तुम्हारे भाई ने एक लड़के से शादी करके अपनी लाइफ तो सेटल कर ली है और अभी तक हमें कोई वारिस भी नहीं मिला है। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हें भी किसी से शादी करनी है या नहीं? अगर लड़की से नहीं करना चाहते तो किसी लड़के से ही कर लो, अगर उससे नहीं करना चाहते तो किसी को भी उठा के ले आओ, पर शादी तो करो। अपनी उम्र तो देखो, तुम बुढ़े होते जा रहे हो। और वो अपनी छोटी छोटी दाढ़ों को ऐसे पकड़ते हुए कहते हैं, लान वांगजी उसको घूरते हुए कहता है, अंकल ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तो उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, तुम 35 साल के ऊपर के हो चुके हो और तुमने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कभी किसी लड़की के साथ डेट पे भी नहीं दिख रहे हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? अगर है तो मुझे दिखाओ, मिलवाओ मुझे, मैं उसी से तुम्हारी शादी करूंगा। नहीं तो फिर मैं तुम्हारे लिए जिस लड़की को भी चुनूंगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अमरी कहता है, पर अंकल मुझे नहीं करनी है किसी से शादी, मैं नहीं करना चाहता हूँ। हैं, बस इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी करो, ठीक है ना? इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो वांगजी कहता है, अंकल मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। उसकी अंकल हाँ करके देख रहे थे और कहते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तो वांगजी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था बताने के लिए, इसीलिए मैंने नहीं बताया है अंकल। सो प्लीज़ अब आप दोबारा से मुझसे शादी करने के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कीजिएगा। और इतना बोल करके वांगजी बिना कुछ खाए पिए वो कॉलेज के लिए चला आता है। कॉलेज आने के बाद वो वापस से अपनी सभी क्लास को अटेंड करता है और उसे सब कुछ खत्म करने के बाद अब उसे कुछ घर के लिए ग्रोसरीज के सामान लेने थे, क्योंकि वो अपने घर में रहता था और उसके अंकल हमेशा कुछ न कुछ ताने मारते ही थे कि तुम शादी कर लो, किसी लड़की के साथ डेट कर लो। इसीलिए वो अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके रह रहा था। तो अब जो कि लैंड मेंशन में वो रहता था, तो उसे वहाँ पे काम करके देने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स थे और बहुत सारे लोग भी थे। लेकिन अपार्टमेंट में तो उसे ही खुद सारा काम करना पड़ता है। इसलिए वो ग्रोसरी लेने के लिए मॉल चला जाता है, जो कि कॉलेज की कुछ ही दूरी पर था। वहीं एक शख्स जो कि वो भी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए ही आया हुआ था, तो उसकी मम्मी उसके कान को पकड़ते हुए कहती है, मैं अभी ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ और अगर मेरे आने तक तुमने सारा सामान लेके नहीं रखा ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोल करके वो कुछ पैसे और सामान का लिस्ट उसको पकड़ाते हुए कहती है, हाँ ये ले, ना मुराद कहीं का, जाओ और सारी शॉपिंग करके आना, अगर एक भी चीज़ छूटी तो तुझे रात को खाना नहीं दूंगी। तो वो पैर पटकता हुआ कहता है, मॉम मैं आपका प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ पर तो रहम कीजिए। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ हाँ हाँ, बड़ा आया, प्यारा सा छोटा सा बच्चा, कोई कान करके मत आ जाना तुम। जब भी जाता है तो आफत अपने सर लेके आता है, आफत को पुड़िया कहीं के। तुम्हारा नाम विंग नहीं बल्कि आफत की पुड़िया होनी चाहिए। वो कहता है, मॉम मैं बहुत क्यूट सा इनोसेंट सा बच्चा हूँ, कोई आफत की पुड़िया नहीं। उसकी मॉम कहती है, तुम आफत की पुड़िया ही हो, जाओ अभी। और इतना बोल करके उसकी मॉम शॉपिंग सॉरी ब्यूटी पार्लर चली जाती है, जो उनकी उनका अपॉइंटमेंट होता है। वही विंग वो लिस्ट देखता है और वो पैसे देखकर कहता है, "हाँ, क्या जिंदगी है मेरी, मॉम मुझे ये सब नहीं करना। और इतना बोल करके वो पैर पटकता हुआ वो भी ग्रॉसरी खरीदने के लिए उसी मॉल में अंदर आता है। एक एक करके सारा सामान वो कलेक्ट कर रहा होता है और अचानक से किसी से टकरा जाता है। बिना उस शख्स को देखे ही विंग आई एम सॉरी बोल के आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के साथ ही जहाँ पे बिल काउंटिंग था, तो बिल काउंटर के पास आकर के बिल जो था वो क्लियर कराना स्टार्ट करता है, मतलब पेमेंट देना स्टार्ट करता है। सभी चीज़ें हो जाने के बाद उसके ना पैसे निकल रहे थे 100 कुछ रुपए। तो वो उसकी जगह पे ना
टिक टिक का जो पैकेट आता है ना चॉकलेट, जिसमें बहुत सारा रहता है छोटा छोटा कैप्सूल की तरह, तो टिक टिक का पैकेट पकड़ाते हुए कहता है, सर आई एम सॉरी सर, मेरे पास खुले नहीं है, और उसे ओनली फॉर 50 का रिटर्न दे रहा है। विंग झल्लाते हुए कहता है, मॉम ने मुझे कहा था जितने भी पैसे बचे पैसे लेके आना, बल्कि ना कि कोई और सामान। तो कहता है, नो मैम, मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए, आप ना ये रख लो और मुझे पैसे रिटर्न करो, आपके पास तो देखो कितने सारे कैश है। तो कहता है, नो सर, एक्चुअली में ना मुझे ना इसकी ब्रांडिंग करने के लिए बोला गया है, और आप प्लीज़ घर जाइए और ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है ना, इसको स्कैन करके हम लोगों को रिव्यू दीजिएगा कि ये चॉकलेट कैसा है, ताकि हम लोग इसे और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। अविन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हाँ। तो वहाँ पे एक स्टाफ गर्ल आती है जो कि उसके पास आते हुए कहती है, आप सर हैव अ प्रॉब्लम? तो कहता है, हाँ बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है, मैंने कहा मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। तो वो लड़की कहती है, सर अभी ये चॉकलेट ना न्यू न्यू मार्केट में लॉन्च हुई है, तो हम लोग ना इसे रिव्यू के लिए दे रहे हैं, तो आप इसे ले जाइए और आप हमें रिव्यू देना मत भूलिएगा सर। तो विंग कहता है, हाँ मतलब कि कुछ भी, मतलब तुम लोगों को प्रोडक्ट ना बिक नहीं रहा है तो किसी को भी पकड़ा दो ताकि वो रिव्यू दे सके, है ना निराली? पर मुझे नहीं चाहिए, फक ऑफ, मुझे ये अपने चॉकलेट खुद ही अपने पास रखो और मुझे मेरे पैसे रिटर्न करो। तो वो जो स्टाफ गर्ल थी वो कहती, एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज, आप इसके बदले ना आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बट आपको बस उतने ही बजट के पैसे मिलेंगे और बाकी तो आपको दूसरा चीज लेना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी सर। आप चाहे तो इस चॉकलेट की जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। रिंग कहता है, रैली, सच में तुम दोनों मेरे नॉब्स को डाउन कर रही हो। हाँ, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना? तो वो लड़की कहती है, यस सर ऑफ कोर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप बताइए आप क्या लेना चाहेंगे? तो विंग कहता है, मुझे एक एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज कंडोम चाहिए। वो लड़की कहती, व्हाट सर, क्या क्या चाहिए? विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे एक एक्स्ट्रा लॉन्ग लार्ज साइज कॉन्डोम चाहिए। वो लड़की मुंह देख रही होती है और कहती, व्हाट सर? तो विंग झल्लाते हुए कहता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? और फिर वो उसके पीछे जो वांगजी खड़ा था ना, पहले तो वो इधर उधर देखता और उसके पीछे वांगजी खड़ा था, उसको खींचते हुए सामने लाकर कहता और कहता, ये इसकी साइज का कॉन्डम मुझे चाहिए, समझ गई? तो मुझे कॉन्डम ला के दो। वो लड़की भाई साहब इतनी पानी पानी हो गई थी और अपनी जगह पे बुद्ध बनी खड़ी थी। फिर वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरा बॉयफ्रेंड कब से वेट कर रहा है इस कॉन्डोम के लिए। अभी तो तुमने कहा था ना कि मैं उस चॉकलेट के बदले कुछ भी ले सकता हूँ, तो मुझे अभी के अभी एक एक्स्ट्रा साइज कॉन्डोम ला करके दो, समझ गई ना? या फिर मैं जिप खोल के दिखाऊं कि इसका साइज कितना बड़ा है। भाई साहब, वांग जी शॉकिंग होकर के विंग को देख रहा है, क्योंकि खड़े खड़ी विंग उसकी बेइज्जती जो कर रहा था। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? विंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैंने अभी ओनली फॉर बस कॉटम की ही बात की है, अगर अगर तुम चुप नहीं रहे ना। और फिर हंसते कहता है, मैं तुम्हारी पैंट की जिप भी खोल दूंगा। बेचारा वांगजी चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ था और विंग अपनी कमर पे हाथ लेते हुए वांगजी के सामने आ जाता कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने जो बोला? जाओ एक एक्स्ट्रा साइज लार्ज कॉन्डम लेकर के आओ अभी के अभी। वो लड़की इतनी पानी पानी हो गई थी कि वो चॉकलेट का डब्बा वहां रख देती है और वहां से भाग जाती है। और वो जो स्टाफ गर्ल थी वो कॉन्डम की वजह जितने पैसे थे ना उसकी जगह पे 2 गुना पैसे उसे दे देती है और कहती, सर ये रहे आपके पैसे, आप प्लीज दोबारा विजिट करने आइएगा। और अपने मन में कहती है, कभी मत आइएगा। रिंग उसको करते हुए वहां से चला जाता है। अब ये जो कांड हो रहा था इसका क्लिप बहुत सारे लोगों ने निकाला हुआ था, तो ये तेजी के साथ वायरल हो रहा था। अब जो कि एक वांगजी प्रोफेसर था, तो जाहिर सी बात है कि उसके फैन फॉलोअर पेज तो होंगे ही होंगे, और उस तरह से स्क्रॉल करते करते ना कॉलेज कम्युनिटी तक भी आ गया हुआ था। और उसमें वांगजी विंग ना बार बार बोल रहा था, एक एक्स्ट्रा साइज कॉन्डोम दो दो दो, इस तरह से ना मीम्स और बहुत सारी हेडलाइंस और हेडिंग्स बनाई गई हुई थी। वांगजी जब घर आता है तो उसकी अंकल जो कि बहुत ज्यादा फुफकार रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट गया हुआ था ना, अपार्टमेंट आया था ग्रोसरी लेकर, तो उसके अंकल ना उसके अपार्टमेंट के बाहर घूम रहे होते हैं और सिचन तो अपना सर पकड़ के एक साइड दीवार लग के खड़ा होता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अंकल और गग्गर दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो आते हुए कहता है,
अंकल गगा आप दोनों यहाँ। वहीं दूसरी तरफ विंग ने जो रायता फैलाया था वो सारा सामान लेकर के जब बाहर आता है तो उसकी मॉम को तो अभी पता नहीं था, उसके डैड को पता चल गया हुआ था। और विंग अपने मॉम डैड का इकलौता बच्चा है और यहाँ पे उसको जैंग फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। वी चांगसे और वी कांगसे सेरेन का बेटा है वो, ठीक है। तो जब वो बाहर आता है तो पार्लर जा करके उसकी अपनी मॉम को पिक करता है और घर चला आता है। घर आने के बाद जियांग चेंग भागते हुए आता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है तूने क्या गड़बड़ की है हाँ। तो उसकी मॉम आते हुए कहती है जियांग चेंग क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग अभी अभी मेरे साथ आया है। तो कहता है आंटी मैं विंग को भी लेके जाता हूँ बाहर, ठीक है ना। इतना बोल करके कहता चल तू मेरे साथ। विंग कहता छोड़ ना जियांग चेंग, क्यों खींच के लेके जा रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो कहता है क्या रायता फैला के आया है तू। विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, सच्ची मैंने कौन सा रायता फैला दिया। तो कहता हाँ फिर रुक जा दिखाता हूँ। फिर वो अपना फोन निकाल करके दिखाता है जिसपे बार बार विंग चिल्लाते हुए बोल रहा था मुझे एक एक्स्ट्रा साइज लार्ज कंडोम चाहिए। विंग कहता है हाँ इसका वीडियो किसने बना लिया और कब बना लिया, अब मैं क्या करूँ। चेंग मुझे बचाओ मम्मी वरना मुझे झाड़ू लेके मारेंगी। मैं क्या करूँ मुझे बताओ ना प्लीज 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 प्लीज। तभी उसकी मॉम पीछे से झाड़ू लेके आती है और कहता विंग के बच्चे रुक जा तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। विंग कहता मम्मी मुझे बचाओ मैं क्या करूं, मैं फंस गया मैं क्या करूं। जियांग चेंग कहता तूने अपनी मुसीबत खुद ही बुलाई है, झेल अब मैं क्या कर सकती हूँ। और उसकी मम्मी विंग के पीछे झाड़ू लेके दौड़ना स्टार्ट। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जिस तरह से जियांग चेंग उसको बुला के खींच के लेके आया तभी जियांग यू आती है। और अब देखो यार मुझे ना एक्चुअली पता नहीं चांगसे है ना, तो चांगसे या कैंग से जो भी है, तब मैं विंग की मॉम बोलूंगी ठीक है। तो विंग की मॉम के पास आते हुए कहती है यू तूने पिक्चर देखा, वो वीडियो देखा जो वायरल हो रहा है। तो कहती मैं वीडियो क्यों देख रही, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है। फिर कहती गुस्सा मत हो ना, पर तुझे मैं बता रही हूँ ठीक है ना। तो फिर उसकी जो मॉम थी जियांग यू जो थी वो पिक्चर दिखा देती है उसको। ये देखने के बाद तो भाई साहब उसकी मम्मी झाड़ू उठाते हुए चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है विंग। अब उसकी मॉम झाड़ू लेकर उसके पीछे पड़ी हुई थी उसको मारने के लिए। 2-3 झाड़ू बेचारा विंग खा चुका था और अभी भी दौड़ लगा रहा होता है। वही दूसरी तरफ वांग जी कहता है गग्गा अंकल आप अंदर चलिए। फिर अंकल और उसके गग्गा अंदर आते हैं। आने के साथ ही उसकी अंकल फुफकारते हुए कहते इतना ही नाम करना था तो पहले ये बता दिया होता ना कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, इतना ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। मुझे उसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अगर बता सकते हो तो बताओ नहीं तो सीचैन सब पता करो कि कहाँ रहता है वो लड़का और कौन है वो लड़का, और इतनी बेशर्मों वाली बात भरी पब्लिक में कैसे कर सकते हो तुम दोनों। अब वांग जी कहता है कौन सी बात, मैंने क्या किया है अंकल और आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सीचन कहते हैं आर यू श्योर ना वांग जी कि तुमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है। वांग जी अलग शॉक और कहता मेरा बॉयफ्रेंड। फिर कहता है गगा क्या मैं वीडियो देख सकता हूँ। तो सीचन अपना फोन निकाल करके वीडियो प्ले करके दे देता है जिसमें विंग बार बार बोल रहा था तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा जिप खोल दूंगा, और फिर वो भी कि एक एक्स्ट्रा साइज लार्ज कंडोम चाहिए। ये देखकर भाई साहब वांग जी के तो जमीन पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। और वो दांत पीसते हुए कहता है गगा ये वो। तो उसके अंकल कहते हैं मैंने तुमसे सुबह में पूछा था ना भांग जी कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है क्या। भांग जी कहता है अंकल मेरी बात तो सुनिए। उसके अंकल कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ इसके घर तुम्हारे और इसके रिश्ते की बात करने, बस अब यही सब देखना बाकी रह गया है। इतना बोल करके उसके अंकल वहां से उठ जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो वो सीचन से कहते हैं सीचन क्या तुम्हें नहीं चलना है। सीचन कहते हैं अंकल मैं अभी आता हूँ ठीक है ना। तो इतना बोल करके और अंकल उसके बाहर चले गए हुए थे। तो सीचन वांग जी के पास आते हुए कहता है वांग जी ये सब क्या है, जहां तक मुझे पता है तुम कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हो। तो वो बता देता है कि एग्जैक्टली मॉल में क्या हो रहा था, और वांग जी भी वहीं था इसलिए उसे पता था सारी बातें। और वो बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए था, लेकिन उससे पहले ही विंग ने पूरा पोपट कर दिया था। तो सीचन कहते हैं ये लड़का सच में एक आफत की पुड़िया है, और अंकल तो अब तुम्हारी उससे शादी करा के ही मानेंगे, इससे पहले कि ये उसके घर जाए हम दोनों को उनसे जाके मिलना चाहिए। तो वांग जी कहता है गगा क्या सच में मुझे मिलना होगा उससे। तो सीचन कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता। तभी सीचन के फोन पे मेंग्याओ का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल पिक करते हुए कहता है बेबी। तो मेंग्याओ उधर से बोलता है क्या ये सच है कि वो वांग जी का बॉयफ्रेंड है।
तो सिचन कहते बेबी मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है ना, अभी प्रॉब्लम है तो तुम हैंडल करो ऑफिस को, मैं आता हूँ। उसके बाद सिचन और वांगजी दोनों कहते हैं कि ठीक है हम उसके घर चलते हैं। फिर इतना बोल करके अब सिचन बोलता है कुछ हैकर्स को हैक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और जहां जहां वो गया था उसका फोटो पूरा निकालने के लिए। तो अब तो हर चौराहे पे लगा रहता है ना, तो ऐसे करते करते ना विंग के घर का एड्रेस उन लोगों ने निकालवा लिया हुआ था। वांग जी और विंग की गाड़ी उसके एले में घुसती है। एली जो कि बहुत ही छोटा था और एक कार जो कि इतनी बड़ी महंगी कार थी, मतलब कार लाखों की थी, और इतने बड़ी छोटी एली में इतनी बड़ी कार को देखकर सब तो बातें करेंगे ना कि ओ कौन सा रईस इंसान आया है इस एली के अंदर। तो वो आगे तक कार जा नहीं पा रही थी, इसीलिए सीचन कहते हैं वांग जी आई थिंक हमें यहीं उतर जाना चाहिए वरना कार को टर्न करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर दोनों भाई नीचे उतर जाते हैं और एड्रेस पूछते पूछते विंग और वांगजी के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पे विंग के घर पे वांगजी और सीचन पहुंचते हैं, जहाँ पे विंग की मॉम ना हाथ में झाड़ू लिए विंग के आने का वेट कर रही होती है और अभी वो काली माता का स्वरूप लग रही होती है। तो सीचन आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी क्या ये विंग का घर है? तो कहती अब तुम कौन हो जो उसको ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या तुम्हारे उसने कोई बिल्ली चुरा ली या कुत्ते को छेड़ दिया या फिर कुछ और किया है? ये मेरा बेटा भी ना कभी नहीं सुधरेगा। क्या किया है? क्या मुझे पैसे देने होंगे? तो सिचन घबराते हुए कहता नहीं नहीं हम बस बातें करने आए हैं। कहता ओह बातें करने आए हैं। फिर वो झाड़ू फेंकते हुए कहती है हाँ आइए अंदर आइए। फिर वांगजी और सिचन दोनों को अंदर ले आते हैं। फिर सिचन कहता है आपने वो वीडियो देखा? तो कहता है हाँ, और घर आने दीजिए मैं उसकी तो टांगे तोड़ दूंगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो ये सभी चीजें हरकतें करने की? ये लड़का जहाँ जाता है बस मुसीबत मोल लेके आता है, हमारी इज्जत की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है इसे। हाँ, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। और ऐसे बोल के ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद विंग की शिकायतें किए जा रही थी। सिचन वांगजी की तरफ देख रहा था और अपने मन में कह रहा था हाँ मेरा बेबी ब्रो का क्या होगा? इतने मासूम से लड़के के साथ इस जाहिल की शादी अंकल कैसे करवा सकते हैं? हाँ हे भगवान, एक तरफ पूरा शांत स्थिर पानी है तो दूसरा तरफ उछलता हुआ नदी, कैसे कैसे होगा दोनों का समागम? फिर वांगजी सीधे पॉइंट पे आते हुए कहता है मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। उसकी मॉम मुंह फाड़े हुए कहती है हाँ, और इतना सुनने के मात्रे बेहोश बेचारा सीचन किचन में जा करके पानी लेकर के आता है और उसके मुंह पे मार के उसको होश में लाते हुए कहता है आंटी देखिए हमारी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप एक छोटा सा स्टॉल चलाती हैं, तो आप के स्टॉल पे मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। अब मैं आपके घर के इस रेंट को भी दूर करता हूँ और आपके हस्बैंड के लिए एक मैं परफेक्ट जॉब ढूंढता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको नए अपार्टमेंट में शिफ्ट भी करवा देता हूँ, ठीक है ना? बट अंकल के सामने बस आपको हाँ कहना है, क्योंकि इस वीडियो की वजह से मेरे अंकल चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी मेरे बेटे के साथ हो जाए। तो उसकी मॉम कहती है विंग की पर मेरा बेटा लड़का है और तुम्हें दिक्कत नहीं है कि तुम अपने भाई की शादी एक लड़के से करवा रहे हो? तो सीजन कहता है नहीं, एक्चुअली में मेरा बॉय हस्बैंड भी एक लड़का ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम दोबारा बेहोश होने वाली थी तो वांगजी और सिचन पकड़ते हुए कहती आंटी आप ठीक है? तो कहती हाँ हाँ, ये सब चीजें अचानक से एक के बाद हो रही है तो मेरी हालत खराब हो रही है। हाँ पर मेरी एक शर्त है। तो कहता हाँ जी बोलिए। तो कहता है मेरे हस्बैंड की नौकरी अच्छी कंपनी में। तो वो कहता है आपने लायन कॉर्पोरेशन का नाम सुना है? कहता हाँ हाँ वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो कहता हाँ तो मैं उसी का सीईओ हूँ। और सिंचन ये बात बोलता है और ये मेरा भाई है बेबी ब्रो लैन वांगजी। ये सुनकर उसकी मॉम दोबारा से बेहोश होने वाली थी तो सिचन कहता है हद है भाई। फिर पानी का छींटा मार करके उसको उठाते हुए कहता है आंटी आप ठीक है? वो कहता है ओह भाग्य हमारे, इतने बड़े लोग हमारे घर आए, मैं तो फ्री में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, कहाँ करना है शादी मुझे बताइए। वो कहता है मैं आपके हस्बैंड के लिए एक अच्छा जॉब अपनी कंपनी में देता हूँ और हमारे जो प्राइवेट अपार्टमेंट सब है मैं वहाँ पे आप लोगों को शिफ्ट करता हूँ और आपको ये स्टॉल नहीं चलानी पड़ेगी। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं स्टॉल नहीं चलाऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? तो कहता है आपके हस्बैंड इतना सैलरी कमा लेंगे कि आपका सारा गुजारा हो जाएगा। तो भी वहाँ पे वी चांग से आता है और वो कहता है मिस्टर लैन आप? तो लैन सिचन को तो बहुत लोग जानते थे ना, और वो उनके हस्बैंड खुद एक एम्प्लॉय थे छोटे से कंपनी के ही, तो इसलिए कहते हाँ मैं ही हूँ। फिर वो दोनों बैठते हैं और सारी सिचुएशन के बारे में वांगजी और सिचन समझा देते हैं और ये भी समझा देते हैं कि उसके अंकल यहाँ आएंगे रिश्ता लेकर के।
तो आपको बस हाँ करना है और वो सभी चीजें हैंडल कर लेंगे। तो उसके जो फादर थे वो मना करते हैं कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो स्लैजिचन कहते प्लीज, बस हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके बेटे की शादी मेरे भाई के साथ हो रही है, तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी ऐसा हो, बस प्लीज, बस थोड़ा सा। तो वी चांग से कहते हैं देखिए, हम दोनों इस घर से बहुत प्यार करते हैं और हमें ये घर बहुत प्यारा है। हाँ, भले ही हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन इस घर से हमारी यादें जुड़ी है। जब हमने पहली बार शादी करके हम यहाँ आए, हमारे बेटे का जन्म हुआ और यहीं पे मैंने सारी खुशियों को संजो के रखा है। तो मैं इस घर को छोड़ के तो कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके जॉब के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। तो लैन सिचन कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, ये लैंड और ये प्रॉपर्टी सब आपके नाम होगी और सभी चीजों का मैं अरेंज कर देता हूँ। ये घर को हम दोबारा से रिनोवेट करेंगे, बस अंकल के सामने आपको बस हाँ कहना है। तो उसकी मॉम कहती है हम लोग तो कर देंगे, पर विंग को कौन मनाएगा शादी के लिए, क्योंकि वो एक आफत की पुड़िया है। तो लैन सिचन कहते हैं एग्जैक्टली। तो वो सभी एक दूसरे को ऐसे शक्ल देख रहे थे। तो वांगजी कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ है। तो कहता है जियांगचिंग उसे लेकर के गया है, पता नहीं वो कहाँ है, पर पता नहीं वो क्या ही कर रहा होगा। तो वांगजी कहता है ठीक है, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। इतना बोल करके वांगजी बाहर आ जाता है। छोटी सी एली थी और हर एली एक मेन रोड पे आके मिलती थी, इसलिए वांगजी उस घर के बगल वाले एली में चला जाता है और ढूंढ रहा होता है जहाँ पे एक कॉर्नर के पास उसे दो लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी और बात कर रहे थे। एक बोल रहा था अब मैं क्या करूं, घर जाके तो मेरी मॉम तो धुलाई करने वाली है, हाथ पे उन्होंने झाड़ू पकड़ा हुआ है, पता नहीं धोबी के घाट के गधे के जैसे मेरे को वो धो डालेंगी। हाँ, मैंने क्या गड़बड़ कर दी यार, मुझे पता भी नहीं था कि वो स्ट्रेंजर कौन है और मैंने उसको सामने लाके खड़ा कर दिया। वही दूसरा बोल रहा था तुम हमेशा ऐसी गलतियां करता क्यों है, जो अपने लिए मुसीबत पाल लेता है, बताओ मुझे। कहता मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझे पैसे नहीं दे रही थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और वो मुंह बनाते हुए बोल रहा था। सांगजी उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम दोनों में से विंग कौन है, क्योंकि वांगजी ने विंग को देखा नहीं था, ना ही विंग ने वांगजी को देखा था। तो विंग कहता मैं हूँ, आप कौन। तो कहता मुझे तुमसे बात करनी है, तो प्लीज मेरे साथ आओ। तो जियांगचंग को पकड़े हुए था और कहता है तुम मेरे साथ रहो, आपको जो बोलना है मिस्टर स्ट्रेंजर आप मुझे बोल दीजिए ना। तो कहता मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। तो जियांगचंग कहता है मैं यही हूँ इस साइड, ठीक है ना, तुम दोनों बातें करो, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। विंग कहता मत जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। फिर जियांगचेंग वहां से साइड होके दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाता है। वांगजी उसके पास आता है तो विंग धीरे धीरे करके ना दीवार से चिपकता जा रहा था और एकदम स्टैचू बन के दीवार में चिपका हुआ था और कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आप होंगे सर, आई एम रियली सॉरी। वांगजी अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहता है मैं सीधे कट टू कट पॉइंट पे आता हूँ। विंग कहता है जी बताइए मुझे कितने पैसे देने होंगे। वांगजी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो कहता है हाँ शादी। विंग जब ऐसे अटक के बोल रहा था तो वांगजी कहता है एग्जैक्टली, मुझे तुमसे शादी करनी है और मेरे अंकल जब आए तो तुम्हें रिश्ते के लिए हाँ करना है। विंग वांगजी के ऊपर चढ़ते हुए कहता है ओए अंकल, तुम पागल हो गए हो क्या, खुद को देखो और मुझे देखो, मैं अभी ओनली फॉर 19 साल का हूँ, मैं 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ और इस छोटे से बच्चे को तुम चीरहरण करना चाहते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने मॉल में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे ऊपर ही चढ़ जाओ। खुद को देखो, ऐसे लगता है कि तुम्हारी उम्र में 2-2 बच्चे हो जाएंगे मुझे, पर मैं तुमसे शादी करूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करने वाला। और अगर तुम्हारे अंकल या दादाजी तो भी आएंगे ना, मैं उन्हें मना कर दूंगा कि मैं नहीं कर रहा। वांगजी सीधे उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उसको दीवार पे पिन करते हुए कहता है तुम बहुत बोलते हो, मेरी बात सुनो ठीक है ना, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा, तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तुम्हारे डैड को नौकरी मिलेगी, तुम्हारी मॉम की लाइफ सेटल हो जाएगी और तुम्हारे सारे खर्चे सब कुछ दूर हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता? और अगर नहीं लगता फिर सोच के रखना, क्योंकि ऑलरेडी जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर हमने खरीद लिया है, तुम्हारे स्टॉल्स भी हमने खरीद ली है, तुम्हारे ऊपर जितने भी कर्जे और बर्डन है ना वो सभी चीजें हमें देना है। तो फिर ऐसे या फिर वैसे तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तो सीधे सीधे मान जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर और ज्यादा बर्डन
पढ़ने वाली हैं। इतना बोल करके वांग जी विंग को छोड़ देता है और वहां से अपने कोट को ठीक करते हुए, अपने गॉगल्स को, अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए वापस से उसी गैली से होते हुए विंग के घर के लिए चल देता है। विंग जो कि अभी भी दीवार पे ही चिपका हुआ था, उसके जाने के बाद जियांग चेंग आते हुए कहता है, क्या हुआ ब्रो? वो कुछ नहीं बोल रहा था और आंखें और मुंह दोनों हाँ करके सामने की तरफ देख रहा था। जियांग चेंग उसको मारते हुए कहता है, कहाँ खो गया? तो विंग कहता है, उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं। और उसके चिल्लाने की आवाज ना वांग जी के कानों तक भी आई थी। और वो फिर कहता है, जियांग चेंग वो पागल हो गया है, मैं एक लड़का हूँ, एक लड़का के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? सोचो ना। ऊपर से उसने कहा कि उसने वो लैंड खरीद लिया है और वो डैड को अपनी कंपनी में रखना चाहता है। मुझे मुझे वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएगा, मतलब कुल मिला के वो मेरे और मेरे फैमिली को खरीद रहा है। तो वो कहता है, सोचो तो, तुमने जो लोचा किया है उसके बाद उसकी रेपुटेशन कितनी खराब हो गई होगी। सोचो सोचो, वो देखने में बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, तुम कांड करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? तुमने ये तक नहीं देखा कि किस इंसान को सामने खड़ा कर दिया और मांग रहा था एक एक्स्ट्रा साइज लॉन्ग कंडोम दी ना, तो ये तुम्हारी कंडोम की सजा है। जाओ भुगतो, पूरी रात पूरी लाइफ के लिए कंडोम कंडोम खेलते रहना। तो वो कहता है, मैंने तो मजाक किया था, सीरियस क्यों हो गया ये इंसान? पर मैं इस अंकल से शादी कैसे करूं यार, वो 40 साल का लग रहा है मुझे। तो कहता है, 40 का है तो क्या हो गया, देखने में कितना कूल है, स्मार्ट है, अगर तू नहीं कर रहा तो मैं कर ले रहा हूँ। विंग कहता, चलो छोड़ो वो सब, मुझे घर जाना है, चलो चलो भी। और इतना बोलकर जियांग चेंग को वो खींचते हुए लेके आ रहा था और विंडो के पास खड़ा होकर के दोनों कान लगा के सुन रहे थे कि आखिर घर के अंदर क्या हो रहा है। जहाँ पे सी चैन सभी चीजों के एग्रीमेंट के ऊपर ना उसकी मॉम और डैड के साइन ले रहे थे। विंग कहता, हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या करूं? वो लोग तो मॉम डैड से साइन भी करवा रहे हैं, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? और वो अपने मुंह में ना दांत, चारों उंगली के नाखून का ना चबाए जा रहा था एक एक करके और छटपटा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सारे एग्रीमेंट पे साइन हो जाने के बाद सीजन कहते हैं, फाइनली जब मेरे अंकल यहाँ आएंगे तो आप लोग अच्छे से उनका वेलकम कीजिएगा और फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है ना? इतना बोल करके लैन सीजन और लैन वांगजी वी कांगसे और वी चांगसे दोनों को बो डाउन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके जाते मात्र ही वो दोनों राहत की सांस लेके बैठते और कहते, हाँ, तुम्हें पता है ये कितने बड़े लोग हैं, चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और ये खुद सीईओ है, और जो हमारे घर आए हैं, हमारा बेटा कितना लकी होगा ना जो वहां पे खुश रहेगा वो, और वो लोग खुद रिश्ते की बात लेकर के आए हैं। वो अपना माथा पकड़ते हुए विंग की मॉम बोलती, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बेटे ने कौन सा कांड किया है? फिर वो फोन निकाल करके वीडियो प्ले करके दिखाते हैं तो उसके फादर चिल्लाते हैं, विंग! और वो पूरा घर ना हिल रहा था और जियांग चेंग और विंग जो खिड़की के बाहर सुन रहे थे वो धड़ाम से नीचे गिर जाते और कहते, मेरा बेड़ा गर्क हो गया रहेगा आज, मेरे को बाबा भी मारेंगे और माँ भी मारेंगी। तो जियांग चेंग कहता है, तेरे पास बस एक ही उपाय है, तो शादी के लिए हाँ कर दे, शायद तो बच जाएगा, शादी के बाद उसको हम दोनों मिलकर निपटा देंगे, ठीक है ना? फिर वो तेरे पास ही नहीं आएगा और तू बोल देना कि तू स्ट्रेट है, तुझे लड़कियां पसंद है। तो कहता है, मैं कौन सा गे हूँ यार, मुझे भी तो लड़कियां ही पसंद आती है। तो कहता है, हाँ हाँ बोल देना, बोलने में क्या है। इतना बोल करके वो दोनों तो पूरे दिन गायब रहते हैं। अब पूरे एक दिन बाद उसके फादर और मदर तो बहुत गुस्से में थे और विंग जियांग चेंग के घर पे छुपा हुआ था और वो घर डर के मारे आ नहीं रहा था। अगले दिन लैन खिरैन अपने कुछ लोगों के साथ और अपने सिक्योरिटी के साथ उसके घर आते हैं, जहाँ पे इनको लोगों को तो ऑलरेडी पता ही था। जैसे ही लैन किरन घर आते हैं और अपना नाम लैन किरन इंट्रो करते हैं तो विंग की मॉम जल्दी से विंग के डैड को कॉल करके बोल देती है कि वो लोग आ गए, आ जाओ। विंग के डैड भागते हुए घर आते हैं और उसके बाद वो दोनों उनके सामने ग्रीट करते हैं, चाय नाश्ता बढ़ाते हैं। तो लैन किरन सीधे मुद्दे पे आते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे की शादी अपने बेटे के साथ करनी है और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है बहुत सालों से, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी अब जल्द से जल्द हो जाए। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पूरे मीडिया और पब्लिक के सामने में ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। जो उसके अंकल के दिल में भरा हुआ था ना, एक एक करके वो निकाल रहे थे। उसकी मॉम डैड को तो ऑलरेडी सब कुछ पता था ही, वो अपने बेटे के किए गए एक्शन पे बहुत शर्मिंदा थे और उसके अंकल को बोल देते हैं, हाँ ठीक है, आप जब चाहे तब हम इन दोनों का शादी कर देंगे, ठीक है? उसके अंकल कहते हैं, ठीक है, तो आज से 2 दिन बाद इन दोनों की शादी है और सारी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, आप लोग को बस आना होगा। इतना बोल करके उसके अंकल चले जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अभी तक घर नहीं आया हुआ था, तो उसकी मॉम कहती है उसे बुला के लाना ही होगा। इसलिए वो जियांगयू को कहती है, जियांगयू प्लीज किसी भी तरह से तुम जियांगचेंग को बोलो कि उसे घर लेकर के आए। जियांगयू और जियांग फेमिया दोनों जियांगचेंग को समझाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर के विंग को पकड़ धकड़ करके घर लाते हैं। अब विंग, जियांग फेमिया, जियांगयू और जियांगचेंग, इवन उसके मॉम डैड उसके सामने में बैठे हुए थे और वो सभी विंग को घूर कर देख रहे थे। विंग पूरा रोनी सूरत बना के कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस, ये सब जल्दी जल्दी में हो गया। मॉम वो पैसे नहीं दे रही थी ना, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं क्या करूं? वो पैसे दे देती तो मैं ऐसा तमाशा नहीं करता ना। मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी मॉम लोग तो चाहते ही थे कि ये शादी के लिए हाँ कर दे। तो उसके डैड एकदम सख्त होते हुए कहते, तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहता है, हाँ मैं कर लूंगा। अब गधे तो बोलो, कुत्तू तो बोलो, किसी से भी बोलो, मैं सबसे शादी कर लूंगा। पीर से भी करा दोगे तो मैं पीर से भी कर लूंगा। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पीर से नहीं करनी है, तुम्हें लान वांगजी से शादी करनी है। विंग, जो कि रोते रोते कहता है, हाँ मैं उस 40 साल के बुढ़े से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहते हैं कि आपका बेटा का बलिदान दे दिया जाए, तो मैं वो भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मुझे कोई और इतना बोलकर रोना शुरू। उसकी मॉम उसको गले लगाते हुए कहती, बाबा हम तुम पे गुस्सा कर रहे थे, बस तुम्हें डांट रहे थे, तुम्हें इतनी रोने की क्या जरूरत थी? अब इकलौता बच्चा रहता है तो थोड़ा सा होता है ना। तो उसकी मॉम पिघल गई थी उसके नौटंकी पे और उसको गले लगाते हुए कहती है, बस ठीक है, हम तुमसे नाराज नहीं है, तुम्हें बस शादी करनी है उनसे। और देखो कितना सारा सामान देके गए हैं। फिर विंग को सभी चीजें दिखाते, जिसमें एक थाली में बहुत सारा पैसा था, एक थाली में ड्राई फ्रूट्स थे, एक थाली में कुछ एक्सेसरीज थी उसकी मॉम के लिए, और फिर एक थाली में कपड़े थे उसके डैड के, उसके मॉम के, एक थाली में विंग के लिए कपड़े रखे हुए थे। वो सभी चीजों को देखते हुए सभी की आंखें चंधिया गई थी, क्योंकि वो लोग अगर पूरी लाइफ भी कमाएंगे ना तो एक थाली को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इतने कपड़े थे उसमें, इन महंगे वाले। विंग उसे देखते ही उसकी आंखों में ब्राइट सी स्माइल आ गई हुई थी और वो चुपचाप से हाँ कर देता है शादी के लिए। फिर वो जियांगचेंग को लेकर अपने कमरे में चला आता और कहता है, अच्छे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? क्या मुझे सच में शादी करनी चाहिए? उन लोगों से बोलो ना, क्योंकि वो लोग इतने सारे डाउरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्या ये सब सही लग रहा है? तो जियांगचेंग कहता है, अगर सही ना लगे तो बाद में डिवोर्स ले लेना ना, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ। विंग कहता है, पक्का ना? मैं शादी करूँ ना? अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं क्या करूँगा? तो उसकी बात सुनने के बाद जियांगचेंग कहता है, तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। हाँ, बावरा कहीं का। पहले शादी तो करो, उसके बाद का देखेंगे ना। अगर वो तुझे ज़्यादा परेशान करता ना तो हम फिर उसे उसे भी उसी तरीके से परेशान करेंगे। और उसे दूर रखने के लिए तो उसको बोल देना कि तुझे ना खुजली वाली प्रॉब्लम है और तू किसी को पास नहीं आने दे सकता, ठीक है ना? विंग कहता है, क्या ये सब काम करने वाला है? वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं काम करेगा। तो फिर विंग मन बनाते हुए कहता है, अगर काम नहीं किया तो मैं उस डिश वॉशर को ही धो डालूंगा। तो जियांगचेंग कहता है, डिश वॉशर कौन है बे? तो कहता है, वो क्यूट सा, आई मीन कि मेरा होने वाला हस्बैंड। उसका फीस देखो तो डिश वॉशर की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसको जाके रगड़ दूँ बर्तन की जैसे। और इतना बोल करके वो दोनों बैठे हुए थे और अपनी अपनी प्लान बना रहे हुए थे। 2 दिन बाद शादी के हॉल में पूरा हॉल जो था वेन्यू वो पूरा सजा हुआ था और विंग अभी भी पैर पे टकरा होता है और कपड़े पहनने के लिए नौटंकी कर रहा होता है। जियांगचेंग एग्री बर्ड बन करके सारे लोगों को वहाँ से भगा देता है और कहता है, आफत की पुड़िया, तूने अगर ये नहीं पहना ना तो तेरी जगह मैं शादी कर लूँगा। विंग कहता है, पर क्या शादी करना ज़रूरी है? मुझसे नहीं होगा ना, मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है। ऊपर से ये देखो ना कितना हैवी है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जियांगचेंग कहता है, मैंने जैसा कहा है ना वैसा ही करना, ठीक है? और ये पाउडर अगर इसको ये छिड़केगा ना तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर लाल लाल रैसेस आ जाएंगे, तो इसीलिए जल्दी से जाओ और शादी करो और उसकी बैंड बजाओ ताकि वो परेशान होकर तुम्हें छोड़ दे। विंग कहता है, मैं उस डिश वॉशर को तो छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। इतना बोलकर जैसे तैसे उसको जियांगचेंग रेडी कर देता है और उसे लेकर के बैंक्वेट हॉल में आता है जहाँ पे ऑलरेडी वांग जी खड़ा था। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और वो खुद ही नर्वस हो रहा था। उसे भी ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन एक गलत डिसीजन कहते हैं ना पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। तो वो उस गलत डिसीजन का ये परिणाम निकल के आ रहा होता है। विंग
ऊपर आता है और जो साइड में लगे रहते हैं ना क्रैकर्स, तो वो सारे क्रैकर्स जलने लगते हैं, जिसे देखकर विंग के चेहरे पे जो नर्वसनेस थी वो ख़त्म हो जाती है और वो हैप्पी हो जाता है, उसे अच्छा लग रहा होता है। और जो कि आजकल के ट्रेंडिंग क्या था ये, इसलिए अंकल ने ये सारा सेटअप करवाया हुआ था। उन्हें पता है कि उनका जो नेफ्यू है वो 35 प्लस है, बट ये लड़का तो बहुत छोटा है ना, तो इस जनरेशन का है, तो इसकी जैसी ही चीज़ें होनी चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने इस हिसाब से सारी चीज़ों को अरेंज किया हुआ था। फिर ऊपर से ड्रैगन की मदद से फूलों की बारिश होती है और ड्रैगन ही 2 रिंग वाले बॉक्सेस के लिए एक छोटी सी पकड़ के और फुकुमन वाला थाल लेकर के आता है, जो कि उसने अपने एक फर में फंसाया हुआ था, और लाकर उन दोनों के सामने रख दिया जाता है। एक एक करके विंग और वांगजी उन दोनों को उठा लेते हैं। फिर वो जो ये ड्रैगन होता है वो उड़ जाता है और सब उन लोगों का फिर वापस से पिक्चर विक्चर क्लिक होना शुरू हो जाता है। वांगजी पहले अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो विंग फटक से उसमें रिंग डाल देता है। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और वो विंग को देख रहा होता है। विंग तो ऑलरेडी क्रैकर्स को देख करके खुश हो गया था, तो वांगजी को लग रहा था कि विंग इस शादी से बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जबकि वांगजी तो चिढ़ा हुआ था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे किसी से शादी करनी ही नहीं थी। वो अपनी लाइफ में सन्यासी बन के बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन ये आफत की पुड़िया रंभा मेन का उर्वशी आकर के उसकी तपस्या को भंग करने में एकदम पूरा मन लगाकर जी जान लगा कर जुट गया हुआ था, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये इस अप्सरा के चंगुल से बचना चाहता था। फिर विंग अपना हाथ आगे करता है, वांगजी उसको घूरते हुए उसको देख रहा होता है और विंग मुंह बनाते हुए कहता है, डिशवॉशर मुझे पहना भी दो। जब देखता है कि वांगजी अभी भी नहीं पहना रहा है और वो बहुत धीरे से बड़बड़ा के बोला था, तो उसके हाथों को लेता है, पकड़ता है और अपने हाथ में इन करता है। वांगजी जैसे ही विंग के हाथों को देखता है, उसके ठंडे हाथ मुलायम मुलायम छोटे छोटे उसको अजीब सा एहसास करा रहे थे। वांगजी बिना ही कुछ एहसास को खोए बस विंग के हाथों में वो रिंग पहना देता है। फिर सभी लोग तालियों से क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद फिर जो प्रेस था वो बोलता है, कुछ मंत्र बोलता है। उसके बाद वो दोनों वापस से एल्डर एंसेस्टर और अपने बड़े सभी को ग्रीट करते हैं। एंड देन उसके बाद फाइनली उन दोनों को किस करने को बोला जाता है, तो वांगजी ओनली फॉर विंग के फोरहेड पे किस करता है और इस शादी को वो लॉक कर देते हैं। और पिस्ट लास्ट में बोल देता है कि आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। उसके बाद वो दोनों सभी से आशीर्वाद लेते हैं, और जो कि वांगजी खुद अपने अपार्टमेंट में रहता था, इसीलिए अंकल कहते हैं आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट होने वाली है तो तुम इसे अपने अपार्टमेंट में लेके जाओ, लेकिन कल इसे मैंसन लेके आना, हम एक ग्रैंड पार्टी देने वाले हैं और सभी पूरे चाइना को दिखाना है कि मेरा नेफ्यू का हस्बैंड कौन है। इतना बोलकर सभी उन दोनों को उसकी कार में बिठा देते हैं, जहाँ विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और जाते जाते वो फूल फेंकते जाता है, जो फूल हमारे जियांगजिंग ने पकड़ लिया था। और जियांगजिंग अपना सर पकड़ के कहता है, हाँ पता नहीं कौन वो पगली है जिसने मुझे अपनी दुआओं में मांग रखा है, आज तक तो सामने आई नहीं है और ये फूल मुझे ये पकड़ा के गया है। हाँ पता नहीं क्या ही होगा मेरा। और इतना सोचते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी और विंग का जो सवारी था उसके अपार्टमेंट के लिए चली जाती है। वो दोनों उसके अपार्टमेंट के सामने खड़े थे, तो वांगजी चुपचाप से अपनी कार से उतर जाता है और विंग के आने का वेट नहीं कर रहा था, वो आगे जाता है। विंग जब देखता है कि वांगजी तो चला गया, तो वो एकदम पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं जाना कहाँ है। तो आवाज़ लगाते हुए कहता, हो हेलो अंकल, मेरे लिए तो वेट करो। वांगजी गुस्से से एकदम तिलमिला रहा होता है और वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। पीछे पलटे बिना ही वो चुपचाप खड़ा था। विंग जल्दी जल्दी से उस कार में से बाहर आता है और आने के साथ ही उसके पास आते हुए कहता है, मेरे लिए तो रुकना चाहिए था ना अंकल, इतनी भी क्या जल्दी मची है हाँ। और इतना बोल करके वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वांगजी अपना अपार्टमेंट खोल करके अंदर आता है और अपने कोट को उतार के नीचे रखना स्टार्ट कर देता है। तो विंग तो पहले अपने आप को क्रॉस करते हुए कहता, ओ हेलो हेलो हेलो, देखो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ना खुजली वाले प्रॉब्लम है, तो और कोई मुझे टच करता है ना तो मेरे बॉडी में रैसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाँ तो मैं मानता हूँ कि हम दोनों अभी हस्बैंड एंड हस्बैंड है और हमारी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी ये सारा सप्पा ना कॉन्डम की वजह से फैला था, तो हमें कॉन्डम नहीं खेलना है, आप समझ रहे हो ना अंकल। और वैसे भी मैं अभी टीनेज बॉय हूँ, मैं 19 साल का हूँ ओलिवर, तो आपको पता है ना, इसीलिए आप मुझसे दूर रहेंगे, ठीक है ना। इतना बोल करके वो जाने को होता है, तो वांगजी कहता है ठहरो। विंग की तो भाई साहब हालत ख़राब, और वो पलट के देखता है तो कहता है, जी
क्या क्या हुआ आपको? वांग जी कहता है, वो मेरा कमरा है, तुम उस कमरे में नहीं जा सकते हो, वो रूम खाली है, जाओ उस रूम में जाके सो जाओ। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। और इतना बोल करके बेचारा उल्टे पैर भागता है उस रूम में। वो कमरा भी ठीक ठाक ही था, एक गेस्ट रूम टाइप का था। कभी कभी उसके गगर जब आते थे तो रुक जाते थे, इसीलिए वांग जी उस रूम को भी हमेशा प्रिपेयर करके रखता था। तो विंग उस रूम में चला जाता है और उसे जो कि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, पूरे दिन के हैवी मेकअप हैविचुअल रिचुअल्स के बाद वो सो चुका था आराम से पीसफुली बिना ही कपड़ा बदले हुए। वांग जी तो गुस्से में अपने कमरे में चला आया था और इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि उसे तो शादी करनी थी नहीं। और अपने हाथों में जो रिंग था उसे निकालने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन रिंग इतनी परफेक्ट थी कि निकल ही नहीं रही थी और वो परेशान हो चुका था। उसके बाद कहता है, रात हो गई है और उसने कुछ खाया भी नहीं है, मैं उसे खाना दे के आता हूँ, क्योंकि वो इसी घर में रहता है तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना बोलकर वो प्लेट में खाना लेता है जो कि सुबह का ही था, और वो लेकर के उसके लिए जैसे ही उस रूम को ओपन करता है तो देखता है कि वो पीसफुली सोया हुआ है। हंग जी उसे देखते हुए कहता है, ये आफत की पुरिया सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, पर जब उठता है तो इसकी जवान कैची की तरह कच 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 चलती रहती है। पता नहीं किस घड़ी में मेरे से इसे शादी हो गई। इतना बोल करके वो खाना फिर भी उसके पास वाले टेबल पर रख देता है और ग्लास भी। और वो जैसे ही रख के जाने को होता है वैसे ही विंग एक लात मारता है, जिससे वांग जी सीधे उसके ऊपर आता है। वांग जी जो कि उसकी सांसों को फील कर पा रहा होता है तो अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर देता है। अब जो कि विंग अपनी ब्रीथ को इनहेल कर रहा था तो वो ब्रीथ उसके नेक पे जा रही थी, जिस वजह से वांग जी को अजीब सा सेंसेशन हो रहा था। वांग जी फिर से पलटते हुए उसकी ओर देखता है और उसकी आधी बॉडी ही विंग के ऊपर थी, और उसे देखते हुए कहता है, ये लड़का सोते हुए पूरा का पूरा आफत का पुड़िया है, फिर देखो कितनी आराम से निश्चिंत होकर सो रहा है। वो उसके पूरे फेस को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वांग जी का दिल बहुत ज़ोरों से धक धक करने लगता है, और धीरे धीरे करके वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि विंग के लिप्स वांग जी को अट्रैक्ट कर रहे थे। हालांकि विंग एक स्ट्रेट गाय था, लेकिन वांग जी तो एक कह सकते हैं गे गाय था। वो उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो उसकी तरफ जैसे ही झुककर उसके लिप्स को कैप्चर करने वाला होता है, उसे याद आता है कि ओ नो, वो क्या कर रहा है, और वो फटक से उठ के बैठ जाता और कहता है, मैं ये क्या कर रहा था, और इतना बोल कर वो अपने रूम में वापस भाग आता है। वहीं विंग वो आराम से सोया हुआ था, उसे तो पता ही नहीं कि वांग जी क्या कर रहा है। वहीं अगले दिन सुबह विंग की नींद खुलती है 7:30-8 बजे के आसपास, जहाँ पे ऑलरेडी वांग जी जो कि उसने नीचे ओनली फॉर नाइट वेयर का पजामा पहना था और ऊपर ओनली फॉर एप्रन था, उसके बाल थोड़े से मैसी थे, और वो किचन एरिया में अपने लिए और विंग के लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रहा था। विंग हाफी करते हुए बाहर जब आता है तो वांग जी को देखने के बाद उसकी मुंह और हाथ दोनों हवा में ही रह जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला। वांग जी इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था उस एप्रन में, और उसके हाथ उसके चेस्ट सभी विजिबल हो रहे थे, जिसे विंग देखकर तो कहता, वाह, अंकल की इतनी मस्त मसल्स वाली बॉडी है सच में। और वहाँ आ जाता है और कहता है, अंकल। फिर उनके दोनों चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए उसके पूरे चेस्ट को, उसके बेली एरिया को एप्रन हटा करके देख रहा होता है। फिर उसके हाथों के एब्स को टच करते हुए कहता, क्या परफेक्ट मसल्स वाली बॉडी बना रखी है आपने, वो मानना पड़ेगा। 40 साल के बूढ़े होने के बावजूद भी आपकी बॉडी कमाल की है। सच में, तभी तो मैं सोचूं इतने हैंडसम डिशवॉशर आप कैसे लगते हो। फंगजी उसे घूरते हुए कहता है, हैंडसम डिशवॉशर? तुम्हें कहता है, मतलब मेरा अंकल है कि मेरा मतलब है अंकल की मेरे हैंडसम अंकल का फेस इतना क्यूट कैसे लग रहा है। जरूर कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करते होंगे, है ना। वांग जी कहता है, व्हाटएवर। फिर विंग थोड़ा साइड हो जाता है, कहता है, मैं रेडी होके आता हूँ। इतना बोलकर विंग अपने पैर में उल्टे पैर भाग आता है रूम में, और आने के बाद अपने कलेजे पे हाथ लेते हुए कहता है, इडियट है तो एक नंबर का, कहीं पे भी कुछ भी बोल के चला आता है, बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं है। हाँ, फिर वो जल्दी जल्दी से फटाफट रेडी होता है और आके बैठ जाता है, कहता है, अंकल हुआ या नहीं, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। वांग जी सिर्फ अपने लिए लेके आता है और चुपचाप से बैठ के खाना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, मेरा प्लेट कहाँ है, आपने मुझे क्यों नहीं दिया। वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा प्लेट तुम जानो, मुझे क्या पता। और इतना बोलकर वो वापस से खड़ा होता है। विंग कहता है, क्या मतलब, मैं तो आपका हस्बैंड हूँ ना, तो आपने मेरे लिए नहीं बनाया। वांग जी कहता है, नाम के हस्बैंड, बस दैट्स इट, तुम्हें बनाना है
खुद ही खाना है, जाओ। विंग गुस्से से तिलमिलाते वहाँ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि ऑलरेडी एक प्लेट उसके लिए निकाल के रखा हुआ था। विंग मुंह बनाते हुए लाता है और खाना शुरू करते हुए कहता है, टॉन्ट मारते हुए, जब रखा हुआ था तो ले ही आते ना। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और खाने लगता है। विंग जैसे ही एक बाइट लेता है उसे बहुत अच्छा लगता है और वो चुपचाप खाए जा रहा होता है। अब जबकि थोड़ा उसके हिसाब से अच्छा तो बना था पर उसे और स्पाइसेस चाहिए होता है, इसलिए वो विनेगर ढूंढ ढांड के लाता है, फिर वो डालता है, फिर उसके ऊपर चिली सॉस डालता है और दोनों मिला करके खाना शुरू करते हैं। खा चुकने के बाद जैसे ही वो उठ के जाने को होता है तो वांग जी कहता है, प्लेट साफ कौन करेगा? तो विंग कहता है अपने मन में, डिशवाशर अंकल, खुद ही धो डालो ना। फिर वो पलटते हुए कहता है, मैं ही धो दूँगा ना, मैं ही धोऊँगा, और कौन धोएगा? मेरे अलावा कोई और है यहाँ पे? नहीं, लाइए मैं आपका भी धो दूँ। इतना बोल करके वो अपना और वांग जी दोनों का प्लेट ले जा करके रगड़ वगड़ के धो के रख देता है। अपने कमरे में आता है, हाथ झाड़ते हुए कहता है, "फू, शादी करने के बाद मुझे काम वाली बाई बना रहे हो डिशवाशर अंकल, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रात को आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें।" इतना बोल करके वांग जी कॉलेज चला आया हुआ था। अब जो कि कॉलेज में सभी लोगों को पता ही था और वो क्लिप मीम्स हर जगह चल ही रहा था, इसीलिए जैसे वो कॉलेज में आते हैं तो सभी लोग उसे अजीब नज़रों से घूर के देखते हैं और कई सारे लोग तो अजीब अजीब बातें भी कर रहे होते हैं कि अंकल प्रोफेसर इतने दिनों से गायब थे, पता नहीं कहाँ थे, क्या ही कर रहे थे, क्या सच में वो उनका बॉयफ्रेंड है? उनका बॉयफ्रेंड तो देखने में बहुत छोटा है, हमारे ही कॉलेज जैसे स्टूडेंट लगता है वो। ये सारी बातें वो कर ही रहे होते हैं। तभी वांग जी सबको अटेंशन कराते हुए कहता है, सभी लोग चुप हो जाओ, वरना। सभी लोग शांति से बैठ गए थे। तभी वहाँ पे एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, एक्चुअली मैं वो। और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सामने देखकर वो चिल्ला पड़ता है और उसे चिल्लाते हुए देख करके नी सेंग उसके पास भागते हुए आता है और कहता है, क्या हुआ है तुझे? क्या तुमने कोई भूत देख लिया? वो कहता है, डिशवाशर अंकल। तो नी सेंग कहता है, कौन डिशवाशर अंकल? तभी पीछे से जियांग चेंग आता है और मारते हुए कहता है, कौन है डिशवाशर अंकल? इतना सुनना था कि वांग जी घूर करके उन तीनों को देखता है जहाँ पे जियांग चेंग, नी सेंग और विंग तीनों खड़े थे। वांग जी अपने मन में कहता है, तो ये यहीं पड़ता है, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? विंग वहाँ आता है और तीनों चुपचाप से ग्रीट करते हैं और आके अपने सीट पे बैठ जाते हैं और विंग मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार, ये हम लोग को पढ़ाने वाले, हमें पता कैसे नहीं चला? तो कहता है, तुम्हें पता है ना, तुमने पिछले मंथ तो सिलेबस चेंज किया है ना, और उसके बाद तुमने 2 बार ही क्लास अटेंड किया है और उस बीच में दूसरे प्रोफेसर थे, उसके बाद ये रिप्लेस किए गए थे। हाँ हाँ, मैंने उस दिन शादी में नहीं देखा था तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो नी सेंग कहता, हाँ शादी? शादी की बात सुनकर सारे लोग उधर देखने लगते हैं। विंग अपना सर पकड़ के बैठ गया था और कहता है, जवाब दे तू ही, बोल ले, लटका बन जा। हाँ, बीच में टपकते रहता है। जंग जंग कहता है, एक्चुअली में क्या है ना, नहीं सर बैठ जाओ बताता हूँ। फिर वो सब कहता है, कुछ नहीं, हम लोग मस्ती कर रहे थे। सभी लोग जैसे उधर से नज़र हटते हैं तो जियांग चेंग सारी बात बता देता है। नी सेंग वापस से चिल्लाने वाला होता है तो जियांग चेंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, चिल्लाया ना तो मेरी तेरी टांगें तोड़ देनी है, चुप करके बैठ जा। तो वो फिर हाँ करके बैठ जाता है और तीनों लोग शौक में चले गए हुए थे। विंग कहता है, मुझे नहीं पता था हमारे लेक्चरर ये होने वाले हैं, मतलब कॉलेज आओ तो इनके लेक्चर सुनो और घर जाके भी इनके लेक्चर सुनो। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मेरे हस्बैंड मुझको बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं क्या करूँ? और वो ऐसे मुंह बना रहा होता है। नी सेंग कहते हैं, अरे यार वो कितने हैंडसम है, देखो ना। वांग जी अपना जो रोज़ का एज जो होता है वो देने लगते हैं। तभी एक लड़कियाँ भाग करके आती है और कहती है, सर ये आपके लिए है। वांग जी चुपचाप से उसे ले लेता है। ऐसे करते हुए ना कितने सारे लड़के और लड़कियाँ उसे दे देते हैं और आज स्कूल लगभग वांग जी को 15 लोगों ने प्रपोजल दिया हुआ था। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या है जो सभी भाग भाग कर देते हैं? तो जियांग चेंग एक पेपर का रोल बनाते हुए इसके सर पे मारते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं है, तेरा हस्बैंड मोस्ट पॉपुलर प्रोफेसर है यहाँ का और हर दिन इसे ढेरों प्रपोजल मिलते हैं। मैं तो समझ नहीं पाता इतने सारे कार्ड का वो करता क्या होगा। हाँ, और इतने सारे गिफ्ट्स। फिर वो कहते हैं, चलो चलते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की जो कि नी सेंग उसे जानता था, मिया नाम थी, वो भाग कर आती है और उसके पास आते ही कहती है, सर आई लव यू। वांग जी उसे शॉकिंग होकर देख रहा होता है। फिर एक रोज़ बढ़ाते हुए कहती, सर मैं जानती हूँ वो सब एक झूठ था और कुछ भी नहीं, किसी बेवकूफ़ लड़के ने ये सब बस पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए किया था और आपको फालतू के परेशान कर दिया। अब मुझे पता है
कि आप उसे भी लाइक नहीं करते, क्योंकि आप तो किसी को लाइक नहीं करते, आपकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। तो मैं आपको पसंद करती हूँ सर, प्लीज़ आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वांग जी कुछ नहीं बोलता और अपना बुक उठा करके वो जो सारी कार्ड उसे दिया हुआ था वो लेकर कर जाने लगता है। तो मैं सामने आ जाती है और कहती सर प्लीज़ 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 मुझे मुझे एक चांस दीजिए, मैं बहुत कुछ करूँगी, जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी अपने कोल्ड टोन में कहता है मेरे सामने से हटो। मैं कहती सर जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तब तक मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल करके वो वापस से उसके पास जाती है और कहती सर। वांग जी जैसे उसकी ओर मुड़ता है मैं उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है। भाई साहब ये नहीं है सेंग जियांग चेंग और विंग तीनों ने देखा हुआ था। विंग एकदम आंख मुंह फाड़े उसको देख रहा होता है और वांग जी जब पलट कर देखता है तो देखता है कि वो तीनों उसे ही घूर रहे होते हैं और खासकर विंग उसकी इस शॉकिंग हालत को देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब तो लग रहा होता है। फिर वो कुछ सोच कर वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो कि पूरे के पूरे शॉकिंग स्टेज में पहुंचा हुआ था, जंगचिंग उसे हिलाते हुए कहता है ब्रो तेरे हस्बैंड के ऊपर देख कितने सारे लोग लाइन मार रहे हैं, तो कुछ कर वरना ये तेरा बाल ब्रह्मचारी हस्बैंड को कोई और हत्या कर ले जाएगा। विंग कहता है पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं करना, जबकि उसे अंदर से बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो कहता है घर चलो डिशवॉशर अंकल, मैं तुम्हारा डिश ना सभी धो धो के निकालता हूँ अभी। इतना बोल करके वो लोग कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो म्या को देखते हैं, जिसे देखने के बाद विंग का पारा चढ़ा हुआ था। वो कहता है मैं इस चुड़ैल को तो छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे सन्यासी हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल रही है, रंभा कहीं की, रुक जाओ तुम। इतना बोल करके वो एक प्लेट में कड़ी वाला सूप लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पे म्या कॉर्नर वाले सीट पे बैठी होती है। विंग आता आता और उसके ऊपर पूरा सूप उछलते हुए कहता है आई एम सॉरी म्या मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। और वो ऐसे करने लगता था। म्या कहती है अच्छा ठीक है बाबा कोई बात नहीं, मैं इसे धो के आती हूँ, गलती से हो गया। उसके जाते ही विंग कहता है गलती से हो गया, मैं तो तुम्हें रोज बुली करने वाला हूँ, चुड़ैल कहीं की, मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डालोगी। और इतना वो बोल रहा होता है। वहीं कॉर्नर में वांग जी जो कि अपने लिए भी खाना मंगवाया हुआ था, वो चुपचाप से अपना मुंडी गिरा करके खा रहा था और वो कॉर्नर में था इसलिए किसी के ध्यान नहीं जाता। जब वो विंग की बातें सुनता है तो उसकी ओर देखते हुए एक स्माइल देने लगता है, जो कि उसी को ही पता था कि वो स्माइल कर रहा है। फिर वो चुपचाप से वापस खाना खाने लगता है। शाम के टाइम में जब विंग घर आता है तो देखता है कि वांग जी वहाँ है ही नहीं, वो पूरा घर खाली था। तो कहता है कॉलेज की छुट्टी तो हो गई है, ये अंकल पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हाँ मैं बोर हो रहा हूँ। और इतना बोल करके वो अपने कमरे में जाता है। फिर बाहर आता है और फिर किचन में जाता है और कहता है सुबह वैसे उसने मेरे लिए खाना बनाया था तो मैं खुद ही बना देता हूँ। इतना बोल करके वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। रात के 8 बज चुके थे और वांग जी अभी तक नहीं आया था। विंग बैठे बैठे बोर हो रहा था, क्योंकि उसकी दिलो दिमाग में ना एकदम क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर उसने किस किया तो करने क्यों दिया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वांग जी का कहीं पता ही नहीं था, वो तो लापता था। फिर डोरबेल बजती है तो विंग फटाक से जाके डोर ओपन करता है और उसके हाथ से बैग लेते हुए कहता है ओए अंकल तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई आने में। हाँ वांग जी कहता है मैं 2 और क्लासेस लेता हूँ ना, तो मैं बच्चों को पढ़ाने चला गया था। तो कहता मैं समझा नहीं। तो वांग जी कहता है मैं 2 बच्चों को होम ट्यूशन देता हूँ, तो मैं वहीं गया था। विंग कहता है हाँ क्या वो लड़कियाँ हैं। तो वांग जी कहता है हाँ दोनों लड़कियाँ ही हैं। विंग कहता है क्या मतलब दोनों लड़कियाँ ही हैं, मतलब इतनी रात को तुम दोनों लड़की को पढ़ा के आ रहे हो। वांग जी कहता है हाँ क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता है हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो पर्स को सोफा पे रख देता है और वापस से अपनी उसी पे जाके बैठ जाता है। वापस से अपने मन में उसको देखते हुए कहता है कि डिशवॉशर अंकल तो बहुत तेज निकले, अब मैं समझूं ये इतनी रात को अभी तक की लाइफ में 40 साल की उम्र में अकेले कैसे थे, ये पक्का कोई झोल झाल तो है। वांग जी जो कि अपनी वो रूम में चला गया था और वहाँ से सीधे वो सावा लेने जाता है। पहले पे तो विंग मुंडी निकाल करके उस रूम को खोल करके देखता है कि वांग जी है या नहीं। फिर वो जो खुजली वाला पाउडर जियांगजिंग ने दिया था वो सारे बेड पे जाके डाल देता है। फिर वो आराम से एक इविल स्माइल देते हुए कहता है अब आएगा मजा। और इतना बोल करके और वो खाना वाना लगाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी चुपचाप से अपने कपड़े को बदलते हुए आता है और बैठ जाता है। तो देखता है कि विंग ऑलरेडी उसके लिए और खुद के लिए खाना लगा चुका है। तो वांग जी कहता है ये मेहरबानी क्यों। विंग कहता है सुबह में मेरे लिए नाश्ता बनाया था ना, तो ये उसी का कॉम्पोसिशन है।
रात में मैं बना दिया करूँगा, दैट्स इट, खाइए खाइए। इतना बोल करके जैसे ही वांगजी एक बाइट लेता है भाई साहब करना स्टार्ट, क्योंकि विंग ने बनाया बल्कि बहुत अच्छा था, थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा था। तो वो पानी पी रहा होता है, कहता है ये क्या बनाया है तुमने? तो कहता है क्या ये बहुत ज़्यादा तीखा है? ओह आई एम सॉरी। फिर वो जल्दी जल्दी से दही लाता है और उसमें मिक्स कर देता है और कहता है आप खाइए, अब तीखा नहीं लगेगा आपको। वांग जी को भूख लगी है तो जैसे तैसे पूरा कर्ड मिला करके वो खा जाता है और इसके ये ब्रिलियंट माइंड को देख करके वांग जी को अच्छा भी लग रहा होता है। फिर भी वो बिना थैंक यू व कुछ भी बोले अपने कमरे में चला जाता है और सोने जाता चला जाता है। विंग उसके जाते ही एक इविल स्माइल करता है और सारे डिश वॉश को धो डालता और कहता है डिश वॉशर अंकल वेलकम टू द हेल्प। इतना बोलकर वो अपने कमरे में आता है, फटाक से अपने कपड़े को खोल देता है और एक बॉक्सर पहना हुआ था, थोड़ा लंबा वाला पहना हुआ था, वो पहन करके लेट जाता है और अपनी कमरे में ना डिम लाइट जला के रखता है। फिर वो एक वीडियो प्ले कर देता है और अपनी बॉडी के ऊपर ना हाथ फिराने लगता है। 5 मिनट बाद वांग जी के पूरे बॉडी में खुजली हो रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेड को आखिर हुआ क्या है, और वो वहाँ से निकल के वॉशरूम जाता है, पूरे हाथ धोता है, सब कुछ देता है तो देखता है कि उसके हाथ पूरे रेड रेड हो गए हैं। वो बेडशीट चेंज कर देता है और दूसरा बिछा देता है। फिर उस पर सोने का कोशिश करता है, फिर भी उसे राहत नहीं मिल रही होती है। तो वो तंग आकर के बाहर हॉल में आता है तो कुछ आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि विंग के रूम से एक लड़के और लड़की के मेकिंग साउंड्स के वॉइस आ रहे थे, जिसे सुनकर वांग जी के कान खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है मतलब मैं उस रूम में सो रहा हूँ और ये लड़की के साथ रंगरलियाँ मना रहा है। इतना सोचना हुआ ही था कि वांग जी गुस्से में आकर के उस रूम को खोल देता है जहाँ पे विंग अपनी उसने 2-3 तक पिल्लों को ऊपर के बेड से टिका रखा था, उसके ऊपर आधी बॉडी थी और एक पैर से दूसरे पैर को मसल रहा था और अपने दोनों हाथ से अपने दोनों बॉडी को टच कर रहा था। मतलब सारी नौटंकी वो खुद ही कर रहा था और वीडियो प्ले करके रखा हुआ था, वो चल रहा था और विंग अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे धीरे धीरे आराम से फिरा रहा था। ये देखते मात्र ही वांग जी की आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई और आते ही कहता ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। विंग उसे देखते हुए कहता अंकल आपको पता नहीं है मेरे पीरियड्स आए हैं। हाँ, तो मैं बस उसी का भुगतान कर रही हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो वांग जी कहता व्हाट डू यू मीन कि तुम्हारे पीरियड्स आए, तुम भूल गए हो कि तुम एक लड़के हो? तो विंग कहता है नहीं ना अंकल, आप समझते नहीं हैं, आप जैसे सन्यासी इंसान को पटाने के लिए लड़कियां बननी पड़ती हैं, आप लड़कियों के तो पीरियड्स आते हैं ना। हाँ वैसे कोई नहीं। फिर वो अपनी बॉडी को बड़ी अजीब तरीके से टच करते हुए वांग जी के हाथ को लेता है और उसके एक उंगली को अपने मुंह में ले लेता और कहता है सो यमी, और फिर उसकी उंगली को वो सक करने लगता है। भाई साहब एक तो वांग जी की पूरी बॉडी में खुजली हो रही थी अलग और ये इसको खुजली दे रहा था अलग। फिर उसके हाथों को छोड़ते हुए कहता है क्या हुआ अंकल, आपको नींद नहीं आ रही है तो आप मेरे साथ सो सकते हैं, वैसे भी ये बेड बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर अपने मन में कहता है मैं भी देखता हूँ कैसे जाते हो, अगर गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर हॉल में सो जाऊँगा। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है कि विंग फटक से उठ के जाता है और उसके बैक पे चढ़ जाता है और कहता है अंकल क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सो सकते, क्योंकि लीगली तो हम हस्बैंड ही है ना। वांग जी अपना सलाइवा गल्प करते हुए कहता है विंग मेरे ऊपर से हटो ठीक है ना। विंग कहता है नो, और इतना बोलने के साथ ही इसके एयरलब्स को काट लेता है। इसके बाद तो भाई साहब वांग जी अपनी हाथों को और आंखों को दोनों को बंद कर लेता है। विंग दोबारा से उसके कान में फूंक मारते हुए कहता है अंकल हम बेड शेयर कर सकते हैं ना, बस सोना ही तो है, आपके दिमाग में कहीं नोटी नोटी तो नहीं आ रहा ना। तो विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है ठीक है हम सोते हैं। फिर वांग जी और विंग दोनों बेड पे आ जाते हैं, क्योंकि उसे भी पता है सोफे पे तो उसे नींद आएगी नहीं। अब दोनों लेटे हुए थे। 1 घंटे बाद वांग जी को तो अभी भी खुजली हो रही थी और उसे राहत नहीं मिल रहा था, पर वांग जी तो विंग नींद की गहराई में चला गया हुआ था और वो घोड़े बेच के सो चुका था। फिर एक पैर उठा करके वो वांग जी के पैरों पे डालता है तो वांग जी देखता है कि विंग तो सो चुका है। फिर उसके पैरों को वो हटा देता है और उसे सीधा कर देता है। फिर विंग अपना पूरा आधा बॉडी ले जा करके वांग जी के ऊपर फेंक देता है और उसको पकड़ के सो जाता है। विंग को ऐसा करता हुआ देख कर कहता है ये एक जगह सोता क्यों नहीं है। फिर उसको वो सीधा कर देता है। फिर विंग एक हाथ लेकर के सीधे वांग जी के गर्दन पे डाल देता है। वांग जी तो लग रहा था जैसे कि इसको गला चौक हुआ और वो तो ऊपर स्वर्ग सिधार गया, टेई बोलने वाला था अभी। फिर उसके हाथों को हटाते हुए कहता क्या है ये।
फिर उसको अच्छे से कंबल से टक कर देता है। तो विंग सारा कंबल को लेके नीचे फेंक देता है और खुद कॉर्नर में जाकर के आधा पैर बेड से नीचे था और आधा बेड पे था और सोया हुआ था। जब वांगजी देखता है तो कहता है, ओह माय गॉड, ये पूरी रात क्या ये ऐसी फुकरी खेलते रहता है। फिर उसको अच्छे से गोद में उठा करके बेड पे अच्छे से सीधा लेटाता है, फिर खुद लेट जाता है और फिर उसको अपने पैर से उसके दोनों पैर को चाँपता है और उसको अपने बाहों पे लेता है, फिर कंबल से खुद को और उसको कवर करते हुए सो जाता है। वांगजी की वजह से खुजली थोड़ी थोड़ी ही आराम हुई थी, लेकिन फिर भी वो सोने का ट्राई करता है। देखते ही देखते वो दोनों के जो पसीने मैच होते हैं तो वांगजी की बॉडी को राहत मिल रही थी, क्योंकि पसीना के बाद वो सारा पाउडर का इफेक्ट ख़त्म हो जाता और वो विंग के साथ सो जाता है। मॉर्निंग में 7 बजे दोनों अभी तक सो रहे होते हैं, तो वांगजी की नींद पहले खुलती है। तो वो विंग को देखता है जो कि सोते हुए एक बेबी की तरह लग रहा होता है। उसे देखकर वांगजी को पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। उसकी फोरहेड से बालों को हटाते हुए उसकी फोरहेड पे छोटा सा टैप किस करते हुए कहता है, माय लिटिल हस्बैंड, तुम सच में बहुत शैतान हो। रात में ये शैतानी भी तुमने ही की थी ना, और ये सभी। फिर वो उसकी बॉडी को देखता है, जिसे देखने के बाद वांगजी ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी के ऊपर अपने हैंड को ले जाता है और उसके बॉडी को टच कर रहा होता है, जिससे विंग नींद में ही मॉर्निंग साउंड्स निकालना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी धीरे धीरे करके उसके पैंट्स तक आकर उसके पैंट्स के जो रबर होते हैं ना उसके पास इधर से इधर लेफ़्ट राइट अपने हाथों को कर रहा होता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो अपने हाथ अंदर डाले। और विंग जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था और आराम से वो सीधा लेटा हुआ था और सोने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वांगजी की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि विंग के बिना परमिशन के वो उसे टच कर सके। उसके बाद वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है तो विंग फटक से उसके पूरे बॉडी को चाँपता हुआ उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और उसे गले लगा लेता है। ऐसा करने के बाद वांगजी का जो हार्ड कॉक था वो एकदम वीकअप हो चुका था और वो हार्ड ऑन खड़ा था, जिससे विंग को भी फील हो रहा था। तो नींद में ही वो बड़बड़ाते हुए कहता है, डिशवाशर अंकल, मुझे कुछ ना चुभ रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये बेड कितना ज़्यादा गंदा है, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर वो नीचे की तरफ हाथ ले जाता है, कहता है, ये क्या है, ये मुझे बहुत हार्ड ऑन लग रहा है। और ये सब बोल करके वो वांगजी के हाथों को लेता है और उसके ऊपर रख देता है। और जो कि विंग मॉर्निंग का सिकनेस रहता है ना, तो मॉर्निंग सिकनेस के टाइम में सबके ऐसे रहते ही हैं। तो जब वो लेके जाता है ना तो उसके हाथ अपने तो टच हो ही रहे थे, वो विंग के भी टच कर रहा था। तो जिसके बाद विंग ना बहुत ज़्यादा सुगबुगा रहा होता है, तो वांगजी जल्दी से हाथ हटा लेता है और विंग उसके ऊपर ही चढ़ के सो जाता है। वांगजी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लग रहा था सच में हज़ारों सालों की तपस्या ये लड़का 2 मिनट में भंग कर देगा। फिर वो उसके हाथों को हटाने का ट्राई करता है। 10-15 मिनट की मशक्क़त के बाद वो उसकी पूरे बॉडी को रिलीज़ कर देता है, बेड पे सुला देता है। फिर वो जल्दी से अपने वॉशरूम भाग जाता है और अपने आप को देखते हुए कहता है, शिट, ये क्या है। हाँ। फिर अपने हाथ से ही अपने लिटिल लॉयन को वो ठंडा करता है, फिर फ्रेश होता है, नहाता है और कपड़े पहनने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब हम चलते हैं विंग की तरफ। विंग जो कि उठ गया था और उसने जानबूझ के ऐसा किया था। जैसे ही वांगजी उठकर भागता है वॉशरूम की तरफ, विंग उठ के बैठ जाता है और वो पीठ पकड़ के हंसना शुरू कर देता है, कहता है, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत परेशान किया। फिर वो अपने आप को देखता है, कहता है, हाँ, तुम्हें क्यों वेकअप होना था, मैंने उनके लिए प्लान बनाया था ना कि तुम्हारे लिए। एक हाथ मारते हुए से कहता है, सो जाओ तुम। फिर वो कहता है, मुझे देखना चाहिए अंकल क्या कर रहे हैं। फिर इतना बोल करके वो पीछे से उसके रूम में जाता है, जहाँ पे वांगजी दीवार पे हाथ रखे साबर ऑन था और अपने हाथ से अपने हड्डी को हाथ में लिए उसको स्टॉक कर रहा होता है। और जब वो कर रहा होता है तो साउंड्स निकल रहे थे, जिसे सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और विंग जो कि वांगजी ने जो टी शर्ट पहना हुआ था रात को वो खोल के टेबल लैंप के पास रखा हुआ था, तो वांगजी उस कपड़े को लेता है और उसे स्मेल करने लगता है, क्योंकि उसमें ना वांगजी के स्मेल थे, तो उसे स्मेल कर रहा होता है और अपने हाथ से लेफ़्ट वाले हैंड से अपने ही हड्डी को वो प्रेशराइज कर रहा होता है और इसे स्क्यूज कर रहा होता है और धीरे धीरे करके स्ट्रोक कर रहा होता है। और देखते ही देखते दोनों एक साथ ही ऑर्गेज़म तक आते हैं, जिसके बाद विंग फटक से उस टी शर्ट को फेंकता है, अपने हाथ को उसी में पोंछता है और वहाँ से भागता है 9-2-11। आने के बाद वो भी वॉशरूम में भाग जाता है और नहाने लगता है। नहाने टाइम में वो हंस रहा था, फिर उसे याद आता है कि किस तरह से मैंने उसके गालों पे किस किया था। फिर उसका मुँह ही बन जाता है और वो वापस से जब रेडी होकर आता है तो डाइनिंग एरिया में मुँह फुला के बैठा हुआ था। अब बिल्कुल अभी फुला हुआ गुब्बारा लग रहा था। तो वांगजी कहता है, क्या तुम्हें आज नाश्ता नहीं करना है? विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं करना, आप खिला देना उसी को। और इतना बोल करके वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो वांगजी कहता है, विंग, मेरी बात सुनो। विंग कहता है, क्या है?
मुझे नहीं सुनना। हाँ, बड़ा है, मेरी बात सुनो। और इतना बोलकर जैसे ही डोर ओपन करने वाला होता है, वांग जी फटाक से उसके पास पहुंच के उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें नाश्ता नहीं करना? तुम भूल गए हो आज हमें लैंड मैंसन जाना है, पार्टी है। तो विंग कहता है हाँ मुझे याद है कि पार्टी है, बट मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं जा रहा। वांग जी कहता है क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, एक तो आप वैसे भी मुझसे इतने बड़े हो, आपको पता है ना ये शादी किस वजह से हुई है। अगर हमारे फैमिली का या मेरा कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करता। मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ और शायद से आप भी। अब इनको पता नहीं है ना कि वो आज गई है। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ? तो विंग मुंह बनाते हुए कह देता है क्योंकि जब वो आपको किस कर रही थी तो आपने डिनाई नहीं किया। तो वांग जी कहता ओ, तो तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें जेलस फील हो रही थी? तो विंग कहता है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि आप मुझे आप छोड़ देंगे। और इतना बोलकर वो हाथ छोड़ा कर जैसे ही जाने को होता है, वांग जी बैक से उसे हक करते हुए कहता है भूलो मत, तुम मेरे हस्बैंड हो, और जब हम रात को एक साथ सो चुके हैं उसके बाद से तो ऐसी बातें दोबारा मत बोलना। तो विंग कहता है हम ओनली फॉर सोए थे, हमारे बीच ऐसा कुछ। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, वांग जी उसके वो अपनी ओर पलटाते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। बिना उसे टाइम दिए, उसे संभलने का मौका दिए ही उसके लिप्स के ऊपर टूट पड़ा था। विंग को सीधे किस करते करते दीवार पर टिका देता और उसे अपनी गोद में ले लेता है। विंग के पैर वांग जी के कमर के राउंड रैप थे और उसको वो दरवाजे पे टिकाए हुए था। वांग जी एकदम डीप एंड पैशनेट किस करने में लगा हुआ था। उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहा था, जो कि अभी दोनों फ्रेश थे और नहा के आए थे। उसकी बॉडी से परफ्यूम्स की खुशबू भी आ रही होती है, जिसे वांग जी ना चाहते हुए भी उसकी एडम एप्पल को वो सक करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके जब वो नीचे आ रहा होता है तो विंग कहता है ये आप क्या 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 कर रहे हैं? वांग जी कहता है मैं बस अपने एक रिश्ते को ऑफरिंग कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा रिश्ता कॉन्डम से शुरू हुआ था, आप सच में इसे कॉन्डम कॉन्डम क्यों करना चाहते हैं? हाँ, वांग जी कहता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, बस इसलिए। और इतना बोलते ही वो उसे विंग के रूम में ले आता है और उसे बेड पर लिटा करके उसके सच को खोलना स्टार्ट कर देता है। विंग दोबारा से कहता है सोच लीजिए आप, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ज्यादती नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है मैं रुकना चाहता था 1 साल के लिए, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखने के बाद मुझे अब नहीं रुकना। विंग कहता है मुझे छोड़ो वरना मैं आपको मार डालूंगा। वांग जी कहता है ठीक है देखते हैं। इतना बोलने के साथ ही विंग के शर्ट को खोलकर उसके दोनों हाथों को बांध देता है और उसे आराम से बेड पे टिका देता है। फिर उसके पैंट्स को खोलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके हाथ अभी भी उसके बॉडी के अराउंड चल रहे होते हैं, जिससे विंग के मुंह से मॉर्निंग साउंड्स निकल रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़ों को रिमूव कर देता है, फिर अपने कपड़ों को रिमूव करके उसके ऊपर आ जाता है। आने के साथ ही वो उसके बॉडी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है। जब विंग बहुत ही ज़्यादा इस सब में खोया हुआ था तो वांग जी अचानक से उसके अंदर इन करता है, जिसके बाद विंग बहुत जोर से चीख पड़ता है। वांग जी उसे उसके सर के साथ होल्ड करते हुए पिल्लों में अच्छे से उसके सर को होल्ड करते हुए कहता है रिलैक्स, हो गया बस कुछ सेकेंड और। फिर वो धीरे धीरे इन करता है। विंग को लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई चीज़ इन कर रही है और वो फट रही है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज चीख रहा होता है। वांग जी उसके फोरहेड को टैप करते हुए कहता है बस हो गया, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? विंग कहता है यू डिशवाशर अंकल, तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली, मैं बचा के रखा था किसी के लिए। वांग जी ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जो भी बचा हुआ था वो एक ही झटके में इन करते हुए कहता है आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं, समझे ना तुम? विंग रोते हुए कहता है यू डिशवाशर अंकल, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी लड़की और लड़कियां हैं, मेरे पास एक भी नहीं। क्या? वांग जी फिर से उसे संभलने का मौका नहीं देता और उसके लिप्स पे टूट पड़ता है और उसके पैरों को अपने आप ही ऊपर की तरफ एकदम मोड़ देता है और उसके पैरों में हाथ फंसा लेता है। उसके हाथों को और उसके बॉडी को स्क्यूज कर रहा होता है, किस कर रहा था और बीच बीच में बोल रहा होता है तुम्हें किसने अलाउ किया ये सब बोलने के लिए? हाँ, मेरे पास कोई लड़की नहीं है और आज मैं सबको क्लियर कर दूंगा, शाम में हम लैंड मैंसन जाने वाले हैं। और वांग जी फिर धीरे धीरे करके उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वो देखते ही देखते कब हॉट सेक्शन में बदल जाता है उन दोनों को ही पता नहीं चलता। हालांकि स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन अब
वांग जी उसके साथ नॉर्मल हो चुका था। फाइनली ऑडिशन के बाद वांग जी उसे पकड़े हुए था और कहता है, ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी अनएक्सपेक्टेड थी, अचानक से हुई, लेकिन इस रिश्ते को एक टाइम तो दो, एक मौका तो दो। सिंह रोते हुए कहता है, तुम बहुत दोस्त हो डिस्वासर अंकल, मेरा सब ख्याल भी नहीं किया, मेरी हालत ख़राब कर दी। वांग जी कहता है, मेरे पास पेन किलर है, तुम्हें अच्छा लगेगा विंग। इतना बोलकर धीरे धीरे उसके ऊपर से हटता है और वो जैसे ही पेन किलर लाकर विंग को देता है खाने के लिए, विंग जो कि उठ के बैठा हुआ था, वांग जी उसकी पूरी नेकेड बॉडी को देखकर और भी ज़्यादा अराउज फील हो रहा था। वांग जी को ऐसे अपनी तरफ घोटा हुआ देखकर विंग अपने आप को कवर करते हुए कहता है, नो, दोबारा नहीं। तब तक वांग जी फिर से उसके ऊपर आ गया था और ज़बरदस्ती उसके साथ वही सब करना स्टार्ट कर चुका था। और आज वो मॉर्निंग वाले लेक्चर को मिस कर चुके थे। सीधे 2 बजे वाले क्लास अटेंड करने के लिए दोनों, जो कि विंग थोड़ा आराम करने लगा था और वांग जी ने सभी जो मैस फैलाया था उसे साफ करने लगा था, वो सब करके दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते हैं। विंग वांग जी की कार से बाहर आता है तो सभी लोग देख के हैरान थे। फिर विंग अपने दोस्तों के पास चला आता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद जांग चेंग पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कब, क्या क्या चल रहा है ब्रो। वो कहता है, कुछ नहीं, मैंने बस एक मौका दिया है इस दिवसवासर अंकल को और मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो बैठा हुआ था। फिर लेक्चर जैसे ही अटेंड होता है तो एक लड़की जैसे ही भाग करके एक कार्ड वापस से देने आती है। वांग जी उस कार्ड को लेकर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था। वो हंसते हुए फिर उस कार्ड को रख देता है और माइक लेके कहता है, एवरीबॉडी प्लीज़ अटेंशन। सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। फिर वांग जी अपना हाथ ऊपर करके उठाता है और अपने रिंग को गोल गोल घुमाते हुए दिखा देता है। सभी लोग के तो चेहरे पे 12 बजे हुए थे और सभी लोग कोर्स करते हुए कहता है, पता नहीं कौन ही होगा वो जिसने इतने हैंडसम प्रोफेसर को फंसाया होगा, पता नहीं किसने शादी किया होगा, उसकी तो बड़े अच्छी नसीब होंगे। कोई कह रहा था बड़े फूटे किस्मत होंगे, मेरी जैसी लड़की डिजर्व करती है, तो कोई मेरे जैसा लड़का डिजर्व करता है। और विंग सबकी बकवास बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा था और अपने मन में कहता है, इस अंकल को बोला नहीं जाता कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर सारे क्लास ख़त्म हो जाते हैं और विंग का जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब कुछ ख़त्म करने के बाद वो जैसे ही जाने को होता है तो वांग जी मेन एंट्रेंस पे आते हुए वांग जी विंग के कमर में हाथ डालते हुए सीधे उसे अपने करीब करता है और उसके कान में धीरे से कहता है, आफत की पुड़िया, घर चलने का वक्त आ गया है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है। आफत की पुड़िया ही सही, पर जिस तरह से उसने पैम्परिंग किया था अभी वो उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था, विंग की आधी बॉडी वांग जी की आधी बॉडी से जाकर टकराई थी। विंग बिना कुछ बोले साई साई फील कर रहा होता है और फिर वांग जी उसे वैसे ही होल्ड किए लेके चले जाते हैं। सभी लोग हाँ करके देख रहे होते हैं और जियांग चेंग और नी हिसेंग कहता है, हाँ फाइनली अब लोगों को रियलाइज होगा कि शायद ये दोनों साथ हैं। नी हिसेंग कहता है, मे भी। इतना बोल करके वो लोग भी घर चले जाते हैं। वहीं शाम में पूरे लैंड मैंसन को सजाया गया था, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस सभी लोग आए हुए थे, हर तरह के टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स। वहीं जियांग चेंग, जियांग यू, जियांग फेमिया, विंग के मॉम डैड और नी हिसेंग को भी बुलाया गया हुआ था। सभी लोग आए हुए थे और सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे अंकल किरण अपने बड़े नेफ्यू लैंसिचर और मिंगिया को इंट्रो दे ही रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों बिजनेस वर्ल्ड में अच्छे थे और उन्हें सब जानते थे। वहीं पे वांग जी और विंग को भी सबसे इंट्रो कराया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे म्या अपने डैड के साथ आती है और वो अंकल से जाके कहने वाली होती है कि अंकल, आप इसके साथ इसकी शादी कैसे करा सकते हैं। पर जब वो देखती है कि सर विंग के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उसे थोड़ा जेलसी भी हो रही थी विंग से, लेकिन वो प्रोफेसर के पास आकर उसके कान में कुछ कहते हैं और फिर वहाँ से सैम्पन को टोस्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब विंग जो कि जांग चेंग और निहसंग के पास था, वो जल कुकरा बन के बैठा हुआ था और कहता है, इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे जैसे ही मारने को जाने वाला होता है कि जांग चेंग और निहसन पकड़े हुए थे और कहता है, बस करो, क्या हमेशा जहाँ जाते हो बम फोड़ के आ जाते हो। कहता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ये देखकर वो उसके पीछे जाता है, जहाँ पे म्या स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर के ड्रिंक कर रही होती है। तो उसके पास जाते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, हाँ तुम भूल गई हो कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। हाँ, तो मैं कहती, ओ रियली, और अगर मैं ना हटूँ तो क्या करोगे तुम। तो कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना बोल करके उसे पानी में धक्का दे देता है और रिंग कहता है, अब यहीं पे सड़ती रहो। तभी वो देखता है कि वांग जी भी उसके पीछे पीछे से आ रहा होता है, तो वो भी पानी में गिर जाता है और कहता है,
देखना वो मुझे ही बचाएगा। वांग जी जब उसे देखता है पानी में विंग उब डुब हो रहा है, वो जानबूझ के कर रहा था। वांग जी जल्दी से अपना कोट खोलता है और पानी में कूद जाता है और विंग को बाहर निकालता है और उसके पीठ को सहलाते हुए सारा पानी निकलवाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग उसके गले लग जाता है और कहता है, डिशवाशर अंकल, मैं तो डर गया था, आपको पता है ये मैंने मुझे धक्का दे दिया। विंग कहता है, विंग तो वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? कहता फिर वांग जी उसे अपनी गोद में ले लेता है और वो मैमा को जीभ दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। मैमा उसकी इस सिली हरकतों पे हंस रही होती है और कहती है, हाँ क्या होगा इन दोनों का पता नहीं। फिर मैमा उसमें से बाहर आती है तो एक लड़का हाथ बढ़ाता है जो कि सोयांग होता है और कहता है, मिस तो आप यहाँ क्या कर रही थी? वो कहता है, कुछ नहीं, कुछ गलतफहमी को दूर कर रही थी। फिर वो बाहर आता है तो सोयांग अपना उसे कोट दे देता है और कहता है, आई थिंक आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो मैमा उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से वो चली जाती हैं। वहीं वांग जी उसे अपने रूम में लाता है और उसके बालों को क्लीन करते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? हाँ। तो विंग पहले कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि वो आपके कान में क्या बोल के गई? मेरे होते हुए भी आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, आपको शर्म आती है या नहीं आती है? शोभा देता है ये करते हुए। वांग जी कहता, ओ तो मैं जेलस हो रही थी इसलिए तुमने उसे धक्का दिया? विंग कहता, नहीं, आपसे किसने कहा मैंने उसे धक्का दिया? तो वांग जी कहता, मैंने खुद देखा कि तुमने उसे धक्का दिया, फिर जब तुमने मुझे देखा तो तुम खुद पानी में गिर गए। विंग कहता, वो हाँ तो क्या मेरे हस्बैंड को इस तरह से टच करेगी तो क्या मैं छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। इतना बोल करके वो ताव दिखा रहा होता है तो वांग जी उसके चिन को ऊपर करते हुए कहता है, ओ तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? विंग कहता है, ऑफकोर्स। फिर वो उसे देखता है और चुप हो जाता है। तो वांग जी कहता है, तो फिर हमें वो सब करना चाहिए ना? विंग कहता है, क्या मतलब करना चाहिए ना? तो कहता है, वही जो सुबह में हमने किया था। विंग कहता है, नहीं वो तो बस मैंने ऐसे ही बोला था। तो वांग जी कहता है, क्यों ना हम इस रिश्ते को अच्छा सा मौका दें, क्योंकि अब मैं तुम्हें सच में अपनाना चाहता हूँ विंग। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत बदमाश हो। तो विंग कहता, अब क्या लग रहा है? यही कि तुम क्यूट वाले बदमाश हो, एक आफत की पुड़िया। तो विंग कहता है, और अब डिशवॉशर अंकल। सो वांग जी हंसते हुए कहता है, डिशवॉशर अंकल, ये कैसा नाम है? विंग कहता है, हाँ तो इतने कोड एक्सप्रेशन लेके कौन कौन घूमते रहता है? बस मैंने इसलिए बोला। फिर वांग जी धीरे धीरे करके उसके ऊपर आता है और उन दोनों का हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जब वो दोनों फाइनली ऑर्गेज्म के पास थी तो विंग उससे पूछता है, आखिर उसने आपके कान में ऐसा क्या बोला? हाँ। तो वांग जी कहता है, सच में तुम्हें जानना है? तो विंग कहता है, हाँ मुझे जानना है। तो वांग जी कहता है, नहीं, क्या करोगे जान के, छोड़ो हटाओ, वैसे भी काम की बात ही नहीं थी तुम्हारी। इतना बोल करके वो दोबारा से शुरू हो जाता है। जब वो किस कर रहा होता है तो विंग के बालों को सहलाते हुए अपने मन में सोचता है, जब मैं उसके पास आई थी तो कहती है, सर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, मैं आपको पिछले 1 साल से एडमायर कर रही थी लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कहने का। मुझे पता था कि आप शादीशुदा हैं, उसके बावजूद भी मैं बस एक चांस लेना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि आपकी शादी एक लड़के से हुई है, पर मुझे नहीं पता था कि आप गे हैं। जब मैंने आपको किस किया तब भी आपने रिएक्ट नहीं किया और बाद में भी नहीं किया, तो मैं समझ गई कि आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, और आप अपनी लाइफ को शुरुआत कर सकते हैं। इतना बोल करके वो टोस्ट करती है विंग को और वहाँ से चली जाती है। वांग जी दोबारा से विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसके साथ किस करना स्टार्ट कर देता है और फिर अपने मन में कहता है, हाँ ये इंटेंस नूडल की तरह जो हमारी शादी हुई थी इंटेंस कॉन्डम के साथ, लगता है अब लाइफ टाइम यही चलने वाली है। और इतना बोल करके वो दोनों आपस से इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं नीचे हॉल में अब सभी लोगों को तो पता था कि वो दोनों ऊपर गए हैं और न्यूली वेडेड है तो क्या ही कर रहे होंगे। सीजन अपने भाई के लिए थोड़ा खुश था क्योंकि चलो इतने टाइम बाद ही सही कोई बदमाश आफत की पुड़िया उसकी लाइफ में तो आया। वहीं पे उसकी सारी फैमिली सभी फैमिली वालों को वेलकम, बिजनेस वालों लोगों को वेलकम कर रही होती हैं। सबके जाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे और सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके बाद अंकल कहते हैं, देखिए मुझे पहले नहीं पता था कि अचानक से ये सब वीडियो की वजह से हुआ, लेकिन अब लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। तो उसकी मॉम कहती है, शायद से हाँ, एक मौका तो उन्हें मिलना चाहिए, देखते हैं, नहीं मिला तो देखा जाएगा। तो उसके अंकल कहते हैं, देखा क्या जाएगा, उन दोनों को अब साथ ही रहना होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हाँ, भले ये शादी कॉन्डम की वजह से हुई हो या किसी और वजह से। उसकी बात सुनकर सभी लोग ठहाके लगा के हंसने लगते हैं और सबको हंसता हुआ देखकर अंकल भी हंसने लगता है और कहते हैं, हाँ सही में ये इंस्टेंट कॉन्डम वाली शादी पता नहीं इन दोनों की लाइफ में क्या ही भूचाल लाएगी।
अब उन दोनों के इधर तो चल ही रहा था और ये लोग खुश थे क्योंकि इनकी शादी तो हो ही चुकी थी। इसी के साथ ये वन शॉट खत्म होता है। आप लोग एंजॉय करना और मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना।